अब यहाँ से जो कहानी मोड़ लेने वाली थी उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ऐसा काला सच जिसे तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान ने साफ तौर पर मानने से इनकार कर दिया, और जो हुआ उसे आज भी जायज कहते हैं। आपने हजारों लोगों का कत्लेआम सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर 15 लाख लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाए बिना किसी गलती के। ओटोमन्स को यूरोप से मार पड़ी तो इसे छुपाने के लिए उसने ईरान पर कब्जा जमाना शुरू किया, पर उसे इतनी सी भी भनक नहीं थी कि इसके पापों का प्रसाद देने नॉर्थ से रशिया आ रहा है, जो उस वक्त का सोवियत यूनियन था। ऑटोमन्स के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए जॉर्जिया के राजा ने रशिया के साथ अलायंस कर लिया। 1804 से 1813 के बीच में नॉर्थर्न अजरबैजान और 1828 तक ईस्टर्न आर्मेनिया, जिसे आज तक ऑटोमन्स नहीं जीत पाया था, और ग्रीस, बल्कन जैसे देश जिन्हें जीतने में उसे सालों लगा दिए थे, उसे रशिया ने एक झटके में छीन लिया था और आर्मेनियंस की जान बचाने के लिए कोकस प्रोविंस में उन्हें शामिल करना शुरू कर दिया था। पर यह सारा नजारा ओटोमन्स के लिए पैरों तले जमीन खिसकने जैसा था। लोगों को रशिया की तरफ जिंदगी की उम्मीद दिख रही थी, जिससे लाखों आर्मेनियंस जो ईरान और ग्रीस में माइग्रेट हो गए थे अब वो वापस आने लगे थे। एक तरह से शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। उसे डर लग रहा था कि उसके मुंह से वेस्टर्न आर्मेनिया भी छीन लिया जाएगा, जो कि उसके और रशिया के बीच एक बफर जोन बनकर उसे रशिया से बचाए हुए था। कहीं वेस्टर्न आर्मेनिया भी उससे न छीन लिया जाए, इसलिए ओटोमन्स ने वहाँ के नॉन मुस्लिम पर ज्यादा टैक्सेस, बेफजूल कानून और अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने रिफॉर्म्स मांगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और 1894 से 96 के बीच सुल्तान अब्दुल हामिद II ने हामिदियन मास्कर करके 1 से 3 लाख नॉन मुस्लिम आर्मेनियंस को मरवा दिया और हजारों को घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से वेस्टर्न आर्मेनिया का भरोसा रशिया की तरफ वापस बढ़ने लगा। 1908 तक सुल्तान ऑटोक्रेटिक हो चुका था। उसने 1876 के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करके हर तरह की इंडिपेंडेंस पर पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से उसी के आर्मी के ऑफिसर्स ने एक कमेटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस कप बनाई, जिसे यंग टर्क्स भी कहते हैं। कप के लीडर्स ने सुल्तान पर दबाव बनाकर 1876 का कॉन्स्टिट्यूशन वापस लागू करवाया और इलेक्शन करवाकर पार्लियामेंट में अपनी पकड़ बना ली। अब की बार आर्मेनियंस को लगा कि रिफॉर्म्स मिलेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही कप की पॉलिसीज भी पैन टर्किस्ट हो गई, जिसका मकसद था हर एक एम्पायर के लोगों को मुस्लिम बनाना और उसे टर्किश एम्पायर में मिलाना। और इसी बीच पुराने सुल्तान को हटाकर महमद V को सुल्तान बनाया गया, जिससे पूरी पावर कप के हाथ में आ गई। जब तक ओटोमन्स में ये सब हो रहा था, तब तक यूरोप से इनका पत्ता कट चुका था, जिसकी वजह से 1912 में हजारों मुस्लिम रेफ्यूजीज वापस आए और सोसाइटी अनस्टेबल हो गई और इनके जीते हुए लगभग एम्पायर रिवॉल्यूशन करके को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे थे, तो कुछ बैटल्स पर उतर आए थे। अब ओटोमन्स की इस बुरी तरह की हालत को देखकर वर्ल्ड में उसे सिक मैन ऑफ यूरोप का टाइटल दे दिया गया था। विश्व में नाक कटना, जगह जगह से हारना, रशिया का आगे बढ़ना, आर्मेनिया का रशिया में जाना, इसने ओटोमन गवर्नमेंट को ऐसा सदमा दिया कि उसने अपने पूरे एम्पायर में नॉन मुस्लिम्स और खास करके आर्मेनियन सिटीजन्स को मारने का ऐलान कर दिया। और इसी बीच दुनिया में सबसे बड़ा हादसा हुआ जिसने ओटोमन्स के लिए यह काम को और आसान बना दिया, वर्ल्ड वॉर I। After the assassination of Archduke Franz Ferdinand, Austria-Hungary declared war. By the end of 1916, the Allies, led by the French and British, had been fighting the Germans on the Western Front for more than 2 years, with heavy losses on all sides. 1914 में जब वर्ल्ड वॉर I शुरू हुआ, तब ओटोमन्स ऑस्ट्रिया, जर्मनी और रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इन दोनों के अलग अलग अलायंस बन गए। इस अलायंसेस के बाद कोकस रीजन में दोनों आर्मीज का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हुआ। इस वॉर में ओटोमन्स ने जर्मन्स और नेपोलियनिक टैक्टिक्स फॉलो करी थी, जिसमें हाईली मोबिलाइज्ड ट्रूप्स को कोकस पहुंचकर वहां के मुस्लिम को रिवोल्ट के लिए इंस्पायर करना था, पर विंटर की वजह से वो नाकाम रहे। 25,000 से ज्यादा सोल्जर्स बैटल के शुरू होने से ही पहले मर गए, जिसमें से 1915 तक आते आते रशिया ने ओटोमन्स को घुटनों पर ला दिया। हालांकि इस वॉर में रशिया का भी नुकसान हुआ, पर ओटोमन्स की आर्मी की स्ट्रेंथ
जो 1,18,000 थी वो 42,000 पर आकर गिर चुकी थी, जिससे डर कर ये अपनी जान बचाकर भागने लगे। और आखिर में इस पूरे डिफीट का जिम्मेदार आर्मेनिया को बताकर आर्मेनिया रशिया का सिंपैथाइजर, उनकी आर्मी का सपोर्टर और ट्रेटर है ऐसा प्रोपेगेंडा चला देते हैं। आर्मेनियंस को पूरे वर्ल्ड में ट्रेटर की तरह दिखाते हैं। इसी बीच चुपचाप से वर्ल्ड्स बिगेस्ट जेनोसाइड की प्लानिंग करके उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। फिर आती है फरवरी 1915 की वो काली रात, जेनोसाइड फेज 1। ऑटोमन आर्मी में से हजारों आर्मेनियंस और नॉन मुस्लिम सोल्जर्स को झूठ बोलकर उनसे हथियार छीन लिए गए और डिजार्म करके उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर जंगलों में, पहाड़ों में, डिजर्ट्स में ले जाकर उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये सब करने में 2-3 महीने लगे, जिसके बाद 24 अप्रैल में 700 से ज्यादा राइटर्स, जर्नलिस्ट, पावरफुल लीडर्स और बड़े बड़े पद के उन्हीं के लोगों को बिना किसी चार्ज के अरेस्ट किया गया। उनके साथ उनकी फैमिलीज को रिलोकेट के बहाने सेम मिलिटेंट्स की तरह मार दिया गया, ताकि इस जेनोसाइड का अपोज कोई ना कर सके। हालांकि आज भी ये जेनोसाइड की शुरुआत मानी जाती है। जब आर्मेनियंस के लीडर मार दिए तो विलेजेस में जाकर आर्मेनियंस से हथियार जैसे तलवार, छुरी, चाकू सब छीनकर जवान मेल्स को उनके परिवार से अलग करके 2 लाख से ज्यादा को जंगल में, पहाड़ों में, डिजर्ट्स में ले जाकर गोलियों से मार दिया गया। कुछ के सिर काट दिए गए तो बुजुर्ग मर्दों को कड़ी धूप की डिजर्ट में नंगा करके चलाया, जिससे वो भूख प्यास से वहीं मर गए। बच्चों को पकड़कर उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया। जो नहीं मानते उन सबके सामने उनके माँ बाप को जिंदा जला दिया जाता और जो कन्वर्ट हो गए उन्हें नीच जात का बताकर समाज में बहिष्कार किया गया। जो बच्चे 1 साल के नीचे थे उनको सरेआम बाजार में बोली लगाकर बेचा गया। और जो आर्मेनियन फीमेल्स थी उनमें से जवान लड़कियों के साथ पहले कम से कम 10 सोल्जर्स के द्वारा सामूहिक किया गया और उसके बाद उन्हें बिना कपड़ों के पूरे आर्मेनिया के सामने ऐसे ही बाजार ले जाते और एक जगह खड़े करके उनकी बोलियां लगाते। यहाँ तक कि 8 से 17 साल तक की बच्चियों तक के साथ ऐसा बदतर सलूक किया गया है कि जिसे बताने में रूह कांप जाएगी। शादीशुदा औरतों के पतियों को बांधकर उनके सामने उनकी माताओं बहनों के साथ एक बार में 15-20 लोग सभी एक साथ कांड करके उसे जिंदा जला देते थे। और ये सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि पूरे बाजार में भरी पब्लिक के सामने किया गया। मर्दों को नामर्द बनाया गया। औरतों और जो औरतें पेट से थी उनको बंदूकों से पेट पर मारा गया, जिससे वो वहीं दम तोड़ देता। और अगर ज्यादा नाटक करते तो उनके पेटों को तलवारों से, कितनों के गले में रस्सी बांधकर, रस्सी को जानवर में बांधकर रास्तों पर घसीटा गया। जबकि ये सिर्फ शुरुआत थी, जिसमें से 3 दिन के अंदर सिर्फ 24,000 गिनती में आए थे, जबकि असली गिनती 3 लाख से पार थी। मई तक ऑटोमन्स ने लॉ ऑफ डिपोर्टेशन लागू किया, जिसके तहत आर्मेनियंस को दूसरी जगह शिफ्ट करना था। इस वक्त तक 7 से 8 लाख आर्मेनियंस मारे जा चुके थे, पर इन्हें छुपाकर ऑफिशियली 1 लाख बताया गया। डिपोर्टेशन के अनुसार आर्मेनियंस को एक सेफ और रिलायबल रिसोर्सफुल जगह शिफ्ट करना था, पर शायद ऑटोमन्स की नजर में अल्लाह की जन्नत से बेहतरीन कोई और जगह नहीं थी। ऑटोमन मिलिटेंट्स 1 से 2 लाख आर्मेनियन वुमेन्स, गर्ल्स, सीनियर सिटीजन्स को माउंटेन और डिजर्ट्स की तरफ ले जाने लगे, जो वहां से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था, जिसके रास्ते खतरनाक, चोर, डाकू से भरे पड़े थे। ट्रेवलिंग के दौरान मिलिटेंट अपने व्हीकल्स पर होते फुल रिसोर्सेज के साथ, पर ये सिर्फ उनके अपने लिए होते। तपती धूप में बिना कपड़ों के, बिना जूते चप्पल के, भूखे प्यासे चल रहे आर्मेनियंस के लिए कुछ नहीं था, जिससे हजारों लोगों ने वहीं दम तोड़ दिया। और जो मिलिटेंट से उनके रिसोर्स मांगने आता, उन्हें मार मार के, उनके हाथ पे तोड़ के उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ते थे। और जब आराम करने के लिए रात में रुकते तो हर एक मिलिटेंट अपने साथ 1 से 2 फीमेल्स रखता, जो मर्जी पड़े वो करता और अगले दिन उन्हें काट के फेंक देता। आखिर में माउंटेन पहुंचने के बाद उनका शरीर का सब कुछ, अगर एक कपड़ा भी बचा था तो वो तक छीन कर एक दूसरे लोगों को भागने के लिए कहा गया और भागने के बाद उन्हें गोली मार दी गई। अगस्त आते आते ये जेनोसाइड की खबर दुनिया में फैल चुकी थी।
जिससे ऑटोमन्स ने ऑफिशियली एडमिट किया कि 2 लाख से ज्यादा आर्मेनियंस को हमने मारा है। पर डिजर्ट आर्मेनिया माउंटेन्स में पड़ी लाशें ही बता रही थी कि वो 12 लाख से ज्यादा थी। हालांकि ऑटोमन्स अभी भी नहीं रुके थे। जहां एक बार में लाखों लोगों को मारा जा रहा था, वहां गिनती अब हजारों पर आ गई थी। लेकिन जेनोसाइड अभी भी चालू था और अंडरग्राउंड था। जो लोग बच गए थे उनके टुकड़े करके कुत्तों को खिलाया गया। ये जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया है, ये सिर्फ 30% है। 70% अत्याचार की बातें ना बताई गई है, ना बताई जा सकती है। किसी एक कम्युनिटी के साथ आप कितना बुरा करने का सोचोगे, आप जितना बुरा से बुरा सोचोगे वो आपके लिए 100% हो सकता है, लेकिन इस जेनोसाइड का 1% होगा। आइए जनाब, तशरीफ़ रखिए जनाब, इस्तांबुल की खून से सनी मिठाई खाकर इस जेनोसाइड पर अपनी नज़र तो लाइए जनाब। कहने को तो सिर्फ एक ये 15 लाख लोगों का जेनोसाइड है, लेकिन जिन लोगों ने इसको फेस किया है, जिन लोगों ने उस चीज़ को महसूस किया है, उन लोगों के दिल से जाके अगर आप कभी पूछेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो वक्त, वो लम्हा, वो समय कैसा रहा होगा उन लोगों के लिए, जहां उन्होंने एक एक पल मौत के बीच गुजारा है। 1917 तक आते आते रशिया में रिवॉल्यूशन होने लगा, जिसकी वजह से रशियन आर्मी कोकस से हट गई और वर्ल्ड वॉर 1 और रशिया के साथ वॉर की वजह से ऑटोमन लगभग एकदम बर्बाद हो गया था। जिसके बाद इस पूरे जेनोसाइड की रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस ने कड़ी निंदा करी। 1918 में वर्ल्ड वॉर एंड हो गया और अब ऑटोमन्स के पास एक ही मकसद था, गज़वा ए आर्मेनिया, जिसके चलते उसने जेनोसाइड की रफ्तार बढ़ाई और हजारों आर्मेनियंस के साथ जो पहले किया था, अब की बार उसका 3 गुना ज्यादा जुल्म किया। 1922 तक मास किलिंग का आंकड़ा 15 लाख पार कर चुका था। यह कोई मामूली बात नहीं है। जिस वेस्टर्न आर्मेनिया की पॉपुलेशन अब्दुल हामिद के 2-3 लाख आर्मेनियंस को मरवाने के बाद भी ऑन रिकॉर्ड 22 लाख से ज्यादा थी, वो अब जेनोसाइड के बाद 3 से 4 लाख बची थी। अगर 20 लाख भी देखे तो सीधे 85% पॉपुलेशन मारी जा चुकी थी। साल 1923 में ऑटोमन हर जगह से टूट गया और सिर्फ यूरेशिया में बच गया, जिसके बाद नई सरकार आई और उसने पुरानी सभ्यताओं को बदलकर रिपब्लिक ऑफ तुर्की स्टैब्लिश किया, जिससे दुनिया के सामने नया नाम आया, तुर्की। इस वक्त तक तुर्की में 1% आर्मेनियंस और नॉन मुस्लिम्स नहीं थे और वेस्टर्न आर्मेनिया में सिर्फ 15% नॉन मुस्लिम्स थे। आज भी अजरबैजान से आर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट नगार्नो कराबाख को लेकर चलते रहते हैं, जिसमें तुर्की पूरी तरह से अजरबैजान को सपोर्ट करता है और अपनी तरफ से बहुत सारी टेंशंस क्रिएट करता है आर्मेनिया के खिलाफ। आज आर्मेनिया में 95% मेजोरिटी क्रिश्चियंस की रही है, जो आज भी आर्मेनियन जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करने के लिए वर्ल्ड से रिक्वेस्ट कर रही है। इसी के लिए आर्मेनियन जेनोसाइड रिकॉग्नाइजेशन करके एक इंटरनेशनल मुद्दा है, जिसमें 3 तरह की कंट्रीज हैं। पहले वो जो इसे जेनोसाइड मानते हैं, दूसरे वो जो इसे जेनोसाइड नहीं मानते, तीसरे वो जिन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। पहले वाली कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो इन 34 देशों में से जिन्होंने वर्ल्ड वॉर के समय पे तुर्की के साथ अलायंस किया था, जर्मनी, उन्होंने तक इसे जेनोसाइड माना है। दूसरे नंबर पर सिर्फ 3 ही देश है जो इसे जेनोसाइड नहीं मानते हैं, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के समय पर भी पाकिस्तान का पूरी तरह से साथ अजरबैजान और तुर्की ने दिया था। अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ 2 मिनट की बात और आपसे कहना चाहूँगा। अभी अगर आप ये एक वीडियो देख रहे हैं तो आप एक अकेले व्यक्ति हैं। अगर आप किसी को ये वीडियो शेयर करेंगे तो क्या लगता है आपके कहने पर वो देखेगा? आपके बार बार बताने पर भी वो व्यक्ति नहीं देखेगा। हो सकता है देख ले, पर अगर आप 10 लोगों को ये वीडियो दिखाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 वो देखे। अब जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। हम ऐसे ही 100 एरियाज़ को मिलाएंगे तो जाके एक डिस्ट्रिक्ट बनेगी, जिसकी एवरेज पॉपुलेशन होगी 17 से 18 लाख। और जब ऐसे ही एवरेज 28 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाएंगे तो जाके एक स्टेट बनेगी, जिसकी एवरेज पॉपुलेशन होगी 5 से 6 करोड़। और जब 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज को मिलाएंगे तब जाके एक देश बनेगा, जो कि हमारा भारत, जिसकी टोटल पॉपुलेशन है 146 करोड़। ये 146 करोड़ जनता नहीं है, ये 146 करोड़ सोच है, नज़रिए हैं, तरीके हैं, स्वभाव है, व्यवहार है। हर एक व्यक्ति का अलग अपना नज़रिया है। तो ये 146 करोड़ सोच है। और जब ये 146 करोड़ सोच तुर्की के किए इस कांड को कत्लेआम मानेगी, तब जाकर कहीं इंटरनेशनल लेवल पर हमारे भारत का नाम आएगा कि भारत ने इसे एज ए जेनोसाइड रिकॉग्नाइज किया है।
और अगर आप ये इनसाइट देख रहे हैं तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा जिन देशों ने इसे जेनोसाइड रिकॉग्नाइज किया है उन सारे देशों की अगर पॉपुलेशन की टोटल करें तो टोटल पॉपुलेशन 135 करोड़ है विथ जीडीपी 51 ट्रिलियन डॉलर, जो कि पूरे वर्ल्ड की जीडीपी की 43% है। हालांकि जिन देशों ने अभी तक इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है उन्होंने नेशनल लेवल पे इसे रिकॉग्नाइज कर लिया है, बट इंटरनेशनल लेवल पे अभी आना बाकी है। और इन्हीं देशों में से एक हमारा देश है, भारत। हम हैं जो तुर्की की किए इस जेनोसाइड का अभी तक जवाब नहीं दिए है। वो तुर्की जो हमेशा यूनाइटेड नेशंस के अंदर कश्मीर के मुद्दे पर हर बार पाकिस्तान का साथ देता है। मेरे परिवार के सदस्यों, ये पूरी कहानी आपके सामने है। अगर ये वीडियो सच में पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, उसके साथ जिसे इस पूरे इंसिडेंट की जानकारी होनी चाहिए। मन हो तो कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। जय हिंद, जय श्री राम।